बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन चल रही थी डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आज हम लोग एक पास पेपर की तरफ जा रहे हैं विच इज़ स्प्रिंग 2024 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसका नाम है सुल्तान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड SIL। डिसीजन मेकिंग का एक सवाल है। अगर इसकी ग्रीन लाइट रेड नज़र आए तो मुझे बता देना, ठीक है? क्या कोशिश कर रहे हैं? मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जो रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ होती है वो ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। तो आप लोग ले रहे हो मुझे नहीं, वो कह रही आवाज़ थोड़ी सी वो ये कहना चाह मुझे अपनी भी वो लगती है थोड़ी। मेरी वाली कैसे होती? तो वो मेरे वाली की कैसे होती है? मुझे मतलब और बेहतर अब आज वाले का मुझे बताइएगा आप लोग क्वालिटी कि इसकी कैसी है। ये मैं लेकर आया हूँ किसी से चेक करने के लिए। अगर ये माइक अच्छा चल गया तो ले लेंगे, डकैती कर लेंगे, छीन लेंगे उससे जिसका है। ये बोलेंगे बस छोड़ जाओ, बच्चों का मुस्तकबिल ज़्यादा ज़रूरी है या तुम्हारा काम। चलो, सुल्तान इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ताकि आप लोग रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपना दिमाग प्लान करें। असेस वेदर द मैनेजमेंट शुड डिसकंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। यार ये क्या है? क्या है ये? बोल रहा है कि प्रोडक्ट है बनाऊं या बंद कर दूं। इसमें क्या मुश्किल? आपने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा, सिर्फ बच्चों ने देखा इसका पासिंग रेशियो इतना कम। अब तो सोचना भी नहीं है इसके बारे में। ये होता है हमारा दिमाग। इसने आपको पहले ही तैयार कर दे कि आप नहीं कर सकते ये सवाल, और आप मान गए उसकी बात। सुल्तान इंडस्ट्रीज लिमिटेड produces 3 products A, B and C in the same factory. Recently there has been a surge in a raw material cost of product A. क्या मतलब? मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में सर्ज आया, मतलब इजाफा हुआ है, एक बहुत बड़ा मसला है। In the international market due to closure of large production sites amid the war in Ukraine। कहानियां सुना रहे फजूल की, हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमें इतना पता है कि प्रोडक्ट ए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया बनाना। Despite efforts, SIL is unable to pass the increase in cost to the buyer as close substitutes for product A। मतलब कि मैं अपनी इस इंक्रीज कॉस्ट को अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरा कंपैरेटिव बिल्कुल करीब बैठा है, मैं उससे हार जाऊंगा। आई बात समझ? तो मैं अपनी प्राइस में इसको एडजस्ट नहीं कर सकता, उसने आपको ये बता दिया। आर अवेलेबल at similar prices. SIL's research department is hopeful of finding a substitute for the raw material। हम ये देख रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल का सब्सटीट्यूट ढूंढ लें इसी प्राइस के अंदर विद इन नेक्स्ट 12 months। Until then the management is considering to discontinue the production and sale of product A। तब तक मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं इसको बंद कर दूं, मतलब अगले 12 महीने के लिए मैं इनको क्या कर दूं? बंद कर दूं। The following information has been gathered to evaluate whether to discontinue the production of product A। तो वो कह रहा है कि हो सकता है, अब जरा सोचना उसकी थिंकिंग, कि यार शायद प्रोडक्ट A से रिलेटेड कोई ऐसी कॉस्ट हो। देखो, एक तो आपको उसमें नजर आ रही है बैलेंस शीट के अंदर या PNL के अंदर कि मुझे इस प्रोडक्ट पे लॉस हो रहा है, लेकिन एक तरफ रेलेवेंट कॉस्टिंग की मद में सोचो कि शायद प्रोडक्ट ए को बंद करने से कोई एडिशनल कॉस्ट अराइज हो जो बी एंड सी को भी नेगेटिव बना दे। तो हमें ओवरऑल डिसीजन का इंपैक्ट देखना है। क्लियर है यहां तक? आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द नेक्स्ट ईयर बता दिया गया है। प्रोडक्ट ए बी सी का सेल बता दी, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको बता दिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बता दिए, एडमिन एक्सपेंसेस बता दिए, फाइनेंशियल चार्जेस आपको बता दिए, और सेल्स इन यूनिट्स कितने हो। ठीक है? Additional information: 80% of all sales are made on credit. The normal credit period is 30 days. All expenses other than material and labor have been allocated on the basis of
सेल्स वैल्यू, मतलब हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, किन दो को छोड़ के, मटेरियल और लेबर को छोड़कर, वो हम किस बेसिस पर एलोकेट करते हैं? सेल्स यूनिट्स की बेसिस पर। मतलब इसको बुनियाद बनाऊंगा और इन तीनों में एलोकेट कर दूंगा। द मटेरियल कॉस्ट, सॉरी सेल्स वैल्यू, माय मिस्टेक, इस पर मुझे लगा सेल्स यूनिट्स कह रहा है। इसको बुनियाद बनाऊंगा और इन तीनों में एलोकेट कर दूंगा। क्लियर है? द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द नेक्स्ट ईयर टेक्स इनटू द प्राइस इंक्रीजेस ड्यू टू द वॉर इन यूक्रेन। मतलब मटेरियल कॉस्ट का जितना भी इजाफा हुआ है वो मैंने क्या किया है? इंक्लूड कर दिया है। मतलब जो मैंने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस बनाए वो उसको देखते हुए बनाए। SIL employs a direct labor team of 30 employees, each with the ability to engage in the production process for any of the 3 products. Each employee works an average of 200 hours per month and is paid at 240 per hour. 30 एम्प्लॉयज हैं और 200 घंटे मैं उनसे एक महीने में काम करवाता हूँ, 240 रुपए के हिसाब से पे कर रहा होता हूँ। इस बात का क्या मतलब है? और दूसरी चीज़, कोई लिमिटेशन है कि ये 10 बंदे ए में काम करेंगे, वो 12 बंदे बी में काम करेंगे, या 30 बंदे कहीं भी काम कर सकते हैं? तो ए को बंद करने से जो ए के आवर्स हैं वो कहाँ यूज हो जाएंगे? बी और सी के अंदर। लेकिन आपको क्या सोचना है कि यार ए से शायद बचें 10,000 घंटे, इस्तेमाल हो 8,000 घंटे, तो अब ये 2,000 जो आइडल आवर्स हैं इनका मुझे क्या करना है? आपकी सोच यहाँ जानी चाहिए। बात समझ में आई? 10,000 बच रहे हैं, मैं 8,000 यूज कर लूंगा। कैसे यूज करूंगा? क्योंकि मैं बी एंड सी में कुछ ओवर टाइम पे कर रहा हूँ, शायद वो मैं बचा लूंगा। मैंने आगे नहीं पढ़ा सवाल, मैं सोच रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा? वो ओवर टाइम बचाकर, ओवर टाइम का बचना बेनिफिट है, वो आवर्स यूज कर रहे हो वो वैसे भी यूज करते हैं आप, नो रेलेवेंट कॉस्ट। लेकिन जो 2,000 घंटे आप फारिग बिठाओगे, वो फारिग बिठाने के लिए अगर कोई कॉस्ट पे कर रहे हो तो वो भी आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट। तो एक तरफ ओवर टाइम का बचना बेनिफिट और आइडल आवर्स के लिए पेमेंट करना कॉस्ट। इतना समझ आ गया? इसकी वर्किंग कर दो, नंबर मिल जाएंगे। जितना समझ आ जाए वो करके आ जाओ। मैं कब कह रहा हूं कि पूरा सवाल करो? ओवर टाइम इज वर्कड एट ₹300 पर आवर। मतलब अगर आप इन 200 घंटे से ज्यादा अगर काम कराओगे महीने में, तो फिर आपको क्या देने पड़ेंगे उनको? ओवर टाइम 300 रुपए। ओवर टाइम आर इक्वली एलोकेटेड बिटवीन द 3 प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू, अच्छा 3 प्रोडक्ट्स, इसको समझिएगा जरा। मतलब ओवर टाइम आवर्स जितने भी होते हैं टोटल, भले 10 घंटे ऊपर काम किया और प्रोडक्ट ए के लिए किया, लेकिन उस 10 घंटे की कॉस्ट कहां पर एलोकेट होगी? तीनों में। इस बात का मतलब, अगर ये बात ना लिखता तो मैं क्या कहता? ए का ओवर टाइम ए को चार्ज होगा, बी का ओवर टाइम। According to the union agreement, labor cannot be terminated before the expiry of the agreement. मतलब मैं फारिग लोगों को घर पे बिठा सकता हूं? नहीं बिठा सकता। लिखा है ना, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड। मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता। मतलब जितने ये 30 लोग 200 घंटे तो काम करेंगे ही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आगे पढ़ लेते हैं, विच इज 18 months फ्रॉम नाउ। मतलब आज से अगले 18 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है और मुझे तो 12 महीने की वैल्यूएशन करनी है। हाउ एवर आइडल आवर्स इफ एनी आर पेड एट 80% ऑफ द नॉर्मल रेट। मतलब 240 रुपए के हिसाब से 80% मैं इनको पे कर रहा हूँ जिनको मैं फारिग बिठा रहा हूं। और अगर ये फारिग बैठ रहे हैं किसकी वजह से? ए की वजह से, हमारे डिसीजन की वजह से, तो अल्टीमेटली मेरे लिए क्या है? रेलेवेंट कॉस्ट है, मेरे डिसीजन मेकिंग में ये कंसीडर हो रही होगी। अगर ये यहां पर ये कहता, मैं अगर के साथ बोल रहा हूं, 18 की जगह अगले 6 महीने, या बोल देता 18 की जगह अगले 1 महीने, तो फिर क्या करते? फिर आप बोलते मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इनको फारिग बिठा सकता हूं 1 महीने बाद। तो 1 महीने की कॉस्ट को, आइडल आवर्स को कंसीडर कर लेते और बाकी की आइडल आवर्स को नहीं करते, क्योंकि आप उनको फारिग बिठा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझो। अभी तक मैंने नहीं देखी ऐसी कोई चीज जिसमें इसने आपको ये वाला ऑप्शन भी दे दिया हो कि आधा टाइम आइडल बैठे हुए और आधा टाइम आइडल नहीं बैठे हुए। पेपर में हमेशा नई चीज आती है, कोई पुरानी बात नहीं आएगी। अब वो रेलेवेंट कॉस्ट को नहीं बदलेगा, वो डिसीजन मेकिंग को नहीं बदलेगा, वो इन छोटी मोटी चीजों को बदल देगा। आई बात समझ?
40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर फिक्स्ड, मतलब ऊपर जितने फैक्ट्री ओवरहेड्स आ रहे हैं ये 40% क्या है, ए बने ना बने फर्क पड़ेगा। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड जनरेटर फ्यूल अमाउंटिंग रुपीज 6 मिलियन। वेरिएबल को जाहिर है फर्क तो पड़ेगा नॉर्मली, अंटिल ये कोई एडिशनल बात ना कर दे। When the generator is used, it operates at full capacity irrespective of the level of production। मतलब ये जो 6 मिलियन है ये irrespective है कि ए बने ना बने, मतलब जनरेटर चलेगा तो ए बने ना बने, ए के लिए एडिशनल फ्यूल नहीं लग रहा होगा, तो ए बने तब भी 2 लीटर, ए नहीं बने तब भी 2 लीटर फ्यूल चलेगा। लेकिन क्या रेलेवेंट कॉस्ट बढ़ेगी? वैसे आप कह सकते हो कॉस्ट एलोकेशन बढ़ जाएगी, लेकिन क्या कॉस्ट बढ़ेगी? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड डिलीवरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹5 पर यूनिट सोल्ड एंड अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ सेल्स। मतलब सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें आ रही होंगी? सर आप डिलीवरी के लिए ₹5 पर यूनिट पे करते हो, अगर ए बंद कर दोगे तो ये पैसे बच जाएंगे। सेल्स का 5% आप कमीशन पे करते हो, ए डिसकंटिन्यू कर दोगे, ये पैसे बच जाएंगे। 70% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, मतलब इसके अलावा बचेंगे कितने? 70% एक्सपेंसेस। तो ये कितना परसेंट है टोटल? 30%। तो 70% आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे क्या हैं? फिक्स्ड हैं। Administrative expenses are generally fixed. However, 2% of the cost can be saved for every 10% reduction in the total sales volume. मतलब मेरे पास एडमिन के लेट से 100 रुपए आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए के यूनिट्स 2% से कम करता हूं तो मेरी एडमिन कॉस्ट कितने परसेंट से बचेगी? मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अगर मैं ए के यूनिट्स 10% से कम करता हूं तो मेरी एडमिन कॉस्ट कितने से कम हो जाएगी? 2% से कम हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये देख लेंगे कि टोटल यूनिट्स के कितने परसेंट बनते हैं, निकाल सकते हो। अब ये बैठे बैठे एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं, शायद हमें 2-3 नंबर मिल जाए। तो निकालो, मुझे बताओ कि यूनिट्स की बात कर रहा है वो, टोटल सेल्स, सेल वैल्यू है क्या है? टोटल सेल्स वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालो, कितने परसेंट हमारी सेल्स का हिस्सा है ये? 20%। हर 10% के ऊपर 2% एडमिन में बचत आएगी, तो अगर 20% कम कर दूंगा तो कितने परसेंट बचत आएगी? 4%। तो मेरी एडमिन कॉस्ट कितनी है टोटल? मेरी एडमिन कॉस्ट कितनी है टोटल? कितनी कम हो जाएगी है? आइए कुछ बात समझ, 4% से कम होगी ना। 5000 तो कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। और मतलब कमी कितनी आई? मैं रिडक्शन देखना चाह रहा हूं। बेनिफिट हमें तो 240 से हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको मजे की बात बताऊं, इस वर्किंग के 2 नंबर थे, ये जो भी आपने किए, और इससे पहले जो किया उसके 2 नंबर थे। अब बताओ, 4 नंबर आपने बैठे बैठे ले लिए, बस इसको पेपर पे लिखना था। मैं सोचना सिखा रहा हूँ कि सोचना कैसे है, सोचने का तरीका बता रहा हूँ। जो बातें जहन में आ रही हैं उसको लिखते जाओ। मुझे पता है मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान है, लेकिन कोशिश तो करो। मसला है कोशिश नहीं की। फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी obtained for financing the working capital and on certain leased assets. All leases are non-cancelable. Rate of financing is 24% per annum. क्या बोल रहा है? बोल रहा है आपके पास जितने भी फाइनेंशियल चार्जेस हैं इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं? इसमें हमने वर्किंग कैपिटल के लिए क्या लिए हुए? एक रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है, और हम जितने भी वर्किंग कैपिटल के लिए यूजेज करते जाते हैं वो हम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो अब ए को डिसकंटिन्यू करने की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा? आप लोग बताओ क्या सोचोगे? तो नॉन कैंसिलेबल क्या है? लीज नॉन कैंसिलेबल है,
रनिंग फाइनेंस तो वेरी करता रहता है ना। अगर ए को डिसकंटिन्यू कर दूं तो क्या मेरी रनिंग फाइनेंस में कमी आएगी? नहीं आएगी। मतलब ए की वजह से अगर कुछ उधार ले रहे होगे, कुछ उधारी कर रहे होगे, ये वाला हिसाब समझे नहीं, बात समझो। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, वर्किंग कैपिटल एंड ऑन सर्टेन लीज एसेट। अभी मैं वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल पर कोई इंपैक्ट होगा? दोनों के लिए आपने रनिंग फाइनेंस लिया हुआ है। मैं पूछ रहा हूं वर्किंग कैपिटल। जब आप वर्किंग कैपिटल के लिए कंसीडर करोगे तो क्या ए को डिसकंटिन्यू करने से कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा ना। क्यों? ए की वजह से जो पेएबल आने वाला होगा वो आएगा, और 80% क्रेडिट, कुछ याद आ रहा है पहला पॉइंट? 80% क्रेडिट सवाल के शुरू में उसने लिख के दे दिया था। तो क्रेडिट का मतलब क्या है कि ए से पैसे उधार में आते हैं, ए के कस्टमर से पैसे, लेकिन पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो इसकी वजह से जो इंटरेस्ट कॉस्ट अराइज हो रही होगी वो बचेगी ए डिसकंटिन्यू करने के बाद। आई बात समझ? और अगर कोई लीज्ड एसेट है जो मैं कैंसिल नहीं कर सकता तो बिल्कुल उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, आप बोलेंगे सर ये इररिलेवेंट कॉस्ट। क्लियर है? आगे चले। SIL follows a policy of maintaining 60 days inventory for raw material as well as finished good। हमारी पॉलिसी है कि हम रॉ मटेरियल और फिनिश गुड की 60 डेज की इन्वेंट्री को अपने पास संभाल के रखते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आ गया। अब सवाल को शुरू कैसे करेंगे? सवाल को शुरू कैसे करेंगे? देखो, सवाल को शुरू करना हमेशा आसान तरीके से। उसने आपसे बोला क्या है? ए को डिसकंटिन्यू करना है। तो ए को डिसकंटिन्यू करने की वजह से आपको जो जो पैसे बचेंगे वो यहां पे लिख दो, या जो जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। आखिर में जवाब या तो नेगेटिव आएगा या जवाब पॉजिटिव आएगा। दो ही ऑप्शन है ना, या तो जवाब नेगेटिव आएगा या अगर पॉजिटिव आया तो इसका मतलब डिसकंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जवाब नेगेटिव आया तो मुझे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। क्लियर है? चलो, अब मैं यहां पर आसान आसान काम पहले कर रहा हूं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट इफ ए इज क्लोज्ड। अंग्रेजी पे मत जाएगा बराए मेहरबानी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, ठीक है? अगर ए बन रहा है तो मेरी जेब में कितने पैसे आते हैं? कितने पैसे आते हैं? अबे ए बन रहा है तो मेरी जेब में कितने पैसे आएंगे? सिंपल, तो यहां पर लिख दो कि ए बन रहा है तो उससे उसकी सेल्स वैल्यू आ रही है। तो मुझे यही तो इवैल्यूएट करना है कि अगर मैं इसको बना रहा हूं तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आता है, या अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो बनाते रहो, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो बंद कर दो। आपने इसका उल्टा काम करना है तो आप इसका उल्टा काम भी कर सकते हैं कि ए को बंद कर देता हूं। मैं ए को बंद कर दूंगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा कि ए से आने वाली सेल नेगेटिव हो जाएगी, और जितनी भी कॉस्ट है उसको क्या रख दूंगा? पॉजिटिव रख दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे ए को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इंटरप्रिटेशन का फर्क है, किस तरीके से करूं जिससे आप मुतमईन। आप बताएं किस तरीके से करूं? हटा दो नेगेटिव? तो फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा, इफ ए इज प्रोड्यूस्ड। अगर मैं ए को प्रोड्यूस करता हूं तो क्या हो रहा है मैं ये देख रहा हूं। तो मेरी जेब में 24 मिलियन आएंगे, कोई शक नहीं। आगे चलो, मैं सवाल यहां से देख रहा हूं। अब मैं एक एक करके कॉस्ट में आ रहा हूं। मटेरियल के हवाले से उसने कोई स्पेसिफिक बात की थी क्या आपसे? नहीं। तो मतलब मटेरियल पूरे का पूरा बच जाएगा 12 मिलियन। तो मैं कहूंगा सर मटेरियल के लिए उसने कोई एडिशनल बात नहीं की, तो अल्टीमेटली पूरे का पूरा 12 मिलियन
मुझे कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अगर मैं इसे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, लेबर के हवाले से बात की है, तो मतलब बात की तो मुझे कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। पता है अगला काम क्या करना? अगला काम ये करना, अगर आपको लगता है लेबर की वर्किंग आपको आती है तो पहले आओ वर्किंग नंबर 1 लेबर। सही है। अब लेबर में उसने क्या क्या बातें कही, मैं लेबर की बातें पढ़ूंगा सिर्फ। लेबर के बारे में उसने किन किन पॉइंट्स पे बात की है? उसने कहा है कि द मटेरियल कॉस्ट, ये वाली आ गई, SIL एम्प्लॉइज आ डायरेक्ट लेबर टीम ऑफ 30 एम्प्लॉइज। मैं अपने पास, मैं याद कर रहा हूँ बातें, 30 एम्प्लॉइज को मैंने अपने पास हायर किया हुआ है जिनको मैं पैसे देता रहूंगा 240 रुपए के हिसाब से 200 घंटे पर मंथ पे। और अगर किसी से ओवर टाइम कराऊंगा तो 300 रुपए पर आवर का दूंगा। और अगर किसी को फारिग बिठाऊंगा तो, अब मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए? पहले मुझे ये देखना चाहिए कि ए को बंद करने की वजह से मेरे पास नॉर्मल लेबर आवर्स कितने बचेंगे, कैलकुलेट करें। अगर मैं ए को बंद करता हूं तो मेरे पास नॉर्मल लेबर आवर्स, पहले मुझे ये बताएं मेरे पास नॉर्मल लेबर आवर्स हैं कितने, देख लेते हैं ना। नॉर्मल, मैं डेटा लिखता हूं ना यहाँ पे, नॉर्मल लेबर आवर्स कितने हैं सर? मेरे पास 30 दिन है, 200 घंटे और पूरे साल के बताने 12 महीने। 12 महीने की वैल्यूएशन है ना आपकी, सब कुछ 12 महीने पर करोगे। देखो सेल्स 12 महीने की है, मटेरियल 12 महीने का है, कितने बनेंगे? कैलकुलेटर सबके पास चलना चाहिए। 72,000 लेबर आवर्स मेरे पास क्या है? नॉर्मल है। मतलब ये लेबर आवर्स मैं पे कर रहा हूँ किस हिसाब से? 240 के हिसाब से। ये बात सबको क्लियर है? तो इसके ऊपर जितने भी लेबर आवर्स है वो मैं पे कर रहा हूँ और वो सारे क्या हो रहे होंगे? तीनों में एलोकेट हो रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको या नहीं आ रही? निकल सकती है वाली चीज? चलो आओ इस पर थोड़ा काम करते हैं। डेटा तो मेरे जहन में आ गया। मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? पहले आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं 30 डेज, 30 या अगर डेज, एक मिनट, एक सेकेंड, 30 डेज नहीं है, सॉरी 30 एम्प्लॉयज हैं, मैं मिस्टेकनली बोल गया 30 एम्प्लॉयज हैं, मैंने गलती से डेज बोल दिया होगा। 30 एम्प्लॉयज हैं, 200 आवर्स हैं और कहाँ गया? 12 महीने हैं क्योंकि पर मंथ। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? ईच एम्प्लॉय। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, 72 आवर्स मेरे पास क्या है? नॉर्मल। इन नॉर्मल के, क्योंकि मुझे ओवर टाइम आवर्स निकालने हैं, ओवर टाइम आवर्स कह लो, ओवर टाइम कॉस्ट कह लो, तो मैंने इसको कहा मल्टीप्लाई कर दो 240 से। क्या आंसर आएगा? नॉर्मल की कॉस्ट 1728। आपके पास इसके अंदर टोटल चार्ज कितनी हुई हुई है? 21.6 मिलियन। तो मुझे ये बता सकते हैं ओवर टाइम कितना लगा होगा इसमें? और ये ओवर टाइम तीनों में तकसीम हुआ होगा 4 पॉइंट, ओवर टाइम 300 से डिवाइड करो ना करो, हमें तो कॉस्ट निकालनी है ना वैसे भी। तो मैं आवर्स पहले निकालता फिर उसको मल्टीप्लाई करता, एक ही बात है। आप दोनों रास्तों से आ सकते हो। एक और रास्ता क्या था, आप पहले क्या करते, इसको कन्वर्ट करते आवर्स के अंदर। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कैसे करोगे? क्योंकि इसमें तो 2 रेट इस्तेमाल हुए। सही है, तो अब इसका तरीका क्या होगा, आप 4320 को आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ओवर टाइम आवर्स कितने हैं और ये नॉर्मल आवर्स। तो आप दोनों को प्लस कर लोगे तो आपको टोटल आवर्स पता चल जाएगा। इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे तो आंसर गलत आएगा क्योंकि इसमें 2 रेट यूज हुए हैं। आगे चलूं, और अल्टीमेटली मुझे तो इसी पर काम करना है ना,
मुझे कॉस्ट पर काम करना है। 4320 मेरे पास एलोकेशन है ओवरऑल की। अगर ए को डिसकंटिन्यू करता हूं तो इसमें से कितने पैसे बचेंगे, क्योंकि ओवर टाइम तो बच जाएगा ना मेरा, या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा ओवर टाइम। एक ही वजह से जितने भी, पहले हम इस पॉइंट को क्लियर करें, एक ही वजह से जितने भी घंटे लग रहे हैं वो घंटे बचेंगे, तो ए के ओवर टाइम भी बचेगा ना लॉजिकली। बचाओ ए का ओवर टाइम, कितना बचेगा? ये तो टोटल है, बताओ मुझे। डिवाइड बाय 3, क्योंकि क्या आंसर आएगा? 1 ए की वजह से इतनी कॉस्ट हमारे पास ओवर टाइम की बच जाएगी। यहां तक क्लियर हो? ठीक है। अब इसके बाद अगला काम मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मल के अंदर आपको कितना फायदा होगा? नॉर्मल के अंदर हमें कितना फायदा हो सकता है, किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? कितने एलोकेट होंगे ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए पहला काम क्या करो, सही बोल रहे हो, लेकिन इसके लिए पहला काम क्या करो, कितने आवर्स ओवर टाइम में एडजस्ट हो सकते हैं, इसके लिए क्या पता करना होगा कि ए में नॉर्मल आवर्स कितने लगे हुए हैं। गुड, तो ए में नॉर्मल आवर्स कितने लगे हुए हैं ये बता सकते हो? कैसे निकाल लेते हैं? आप जो कह रहे हैं कितनी है? 4.8 मिलियन। तो मैंने कहा ए की कॉस्ट कितनी है? इसको तो क्या होगा, ए की जो नॉर्मल लेबर आवर्स हैं वो तीनों में बटे हुए थोड़ी हैं, वो तो उस हिसाब से हैं कि अपोर्शन क्यों करवा रहे हो? मुझे ये बताओ 4.8 मिलियन टोटल खर्चा है, इसमें से ओवर टाइम कितना है? दो ही चीजें होंगी, एक नॉर्मल होगा एक ओवर टाइम। एक नॉर्मल होगा एक ओवर टाइम। कितना है? माइनस कर दो ओवर टाइम, जो बचा वो क्या है? कितना? 3360 क्या है? नॉर्मल कॉस्ट। अगर मैं पूछूं आवर्स में तो कैसे बताओगे? किससे करो? 14,000 ये क्या है? नॉर्मल लेबर आवर्स। नॉर्मल लेबर आवर्स 14,000 नॉर्मल लेबर आवर्स हैं, और ओवर टाइम के कितने हैं? अगर मैं पूछूं आपसे, ओवर टाइम के निकाल सकते हो? इसको डिवाइड कर दोगे किससे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल ए में कितने आवर्स लग रहे हैं जो बच जाएंगे, वो कितने होंगे? 18,000 आवर्स। किस चीज के? टोटल आवर्स फॉर ए में टोटल इतने आवर्स मेरे लग रहे हैं, और ये बच जाएंगे। अब मुझे ये एवेल्युएट करना है कि ये जो आवर्स हैं इसमें से कितने आवर्स आपके कहाँ लग जाएंगे, बी और, मुझे बताओ। 1400 आवर्स आप, सही है, और ठीक है, और क्या होगा? रेलिवेंट होगा मतलब समझा नहीं, सोचो। थोड़ा सा सोचो, दिमाग चलाओ। अच्छा, ओवर टाइम बचेगा? ओवर टाइम मानते हो बचेगा? ओवर टाइम की कॉस्ट कितनी बचेगी? सिर्फ ए की बचेगी, बी की बचेगी, सी की बचेगी, या सबकी बचेगी?
तीनों की, इतनी बात पे सब मुत्तफिक हैं। क्यों बचेगी तीनों की? क्योंकि ए ने जितनी ओवर टाइम लगाए वो तो बचेगा, ए तो बंद, लेकिन ए के नॉर्मल भी कहां यूज हो जाएंगे? बी और सी के ओवर टाइम के अंदर। तो मैं एक काम तो सिंपली कह सकता हूं, ये मैंने ऊपर एक वर्किंग कर लिया, अब मैं कह सकता हूं ओवर टाइम के अंदर सेविंग आ जाएगी। आ जाएगी कितने से? कितनी थी ओवर टाइम कॉस्ट टोटल? ये रही ना, टोटल यही थी 4320। ओवर टाइम तो बच गई, लेकिन एक मसला है मेरे पास, और वो मसला क्या है कि आपको इसके बदले ये ओवर टाइम आपके बच गए, लेकिन जरा सोचना, ओवर टाइम तो मेरी जेब में वापस आ गए, या मेरा खर्चा मेरी जेब से बच गया। दूसरी चीज जरा सोचना, ए के घंटे कितने थे टोटल? ध्यान से, बहुत ध्यान से, ए के घंटे कितने थे? 18,800। ये मेरे पास टोटल घंटे घंटे थे किस चीज के? ए के। इसमें से ओवर टाइम वाले एडजस्ट हो गए, गुड, ओवर टाइम एडजस्ट हो गया। इसमें से कुछ यूज हो जाएंगे बी एंड सी के नॉर्मल में, बी एंड सी के नॉर्मल में यूज हो जाएंगे, मसला रिजॉल्व हो गया। ओवर टाइम जो दे रहे थे, ओवर टाइम दे रहे थे, वो ओवर टाइम हटा दिया, तो उस ओवर टाइम की जगह किसी को तो भेजोगे ना, किसको भेजोगे? ए वाले लड़कों को। लेकिन एक तीसरी चीज सोचना, इसके बाद भी अगर कोई घंटे बचेंगे, उसको किस पर पे करोगे? 80% पर पे करोगे। तो ये जो आप 80% पर पे कर रहे हो, ये फायदा होगा नुकसान होगा? नुकसान होगा, नुकसान होगा और नुकसान होगा। लेकिन अगर ए चल रहा होता तो कितना पे करते? अगर ए चल रहा होता तो कितना पे करते? पूरा 100% पे करते। ए बंद कर दिया तो कितना पे कर रहे हो? क्योंकि आप इनको निकाल नहीं सकते। तो यहां फायदा होगा नुकसान होगा? कितने का? 20% का। 48 पर आर होगा। ये समझ में आया? 48 पर आर। अब हम ये देखना है कि कितने आर्स हमारे पास बच रहे हैं। कितने आवर्स बचेंगे आपके पास आइडल, बिल्कुल फारिग? निकाल के दो, कितने आवर्स बचेंगे? कैसे निकाल रहे हो? कैसे निकाला मुझे ये बताना। अच्छा रुको, पहले आप बताएं। आप सब निकालो पहले, फिर मैं बताऊं। भले आधा सवाल आज करेंगे, आधा कल करेंगे, लेकिन करेंगे पूरा आराम आराम से। जी, क्या समझ नहीं है अभी तक जितनी बातें हुई? ओके, क्या समझ नहीं आया? हम्म। अच्छा, मुझे एक आसान सा उर्दू जवाब। हमारे पास ए में कितने आवर्स, कितने घंटे लेबर काम कर रहे हैं? 18,800। आप दोनों से मेनली सवाल है, सही, क्योंकि आपने एक आंसर निकाला, हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। 18,800 हमारे पास किसके आवर्स हैं? इसमें से मैंने आपको बोले 3 चीजें, इसका इस्तेमाल कर लो, काम हो जाएगा। मुझे ये बताओ, इसमें जितना ओवर टाइम है जो बी एंड सी में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कितना होगा? कितना ओवर टाइम आवर्स एडजस्ट हो जाएंगे? कितने ओवर टाइम आवर्स एडजस्ट हो जाएंगे, मेरा ये सवाल है। ओवर टाइम कॉस्ट कितनी है? ओवर टाइम कॉस्ट कितनी है? ठीक है, ये कॉस्ट कितने से मल्टीप्लाई होकर निकली है? तो मैं आवर्स निकाल सकता हूं। 4.32 मिलियन कॉस्ट आई है 300 रेट को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मुझे आवर्स पता चल जाएंगे। कितने आवर्स हैं ओवर टाइम के? 14,000
14,400। 18,800 घंटे में से 14,400 घंटे तो ओवर टाइम में चले जाएंगे एडजस्ट करने में। क्लियर है? इसके अलावा जो बचेंगे वो सब क्या होंगे? उन मजदूरों का मैं क्या करूंगा? उनको फारिग बिठा दूं। आई बात समझ? तो मैंने यहां पर आपसे क्या करवाया? मैंने कहा सर ए के आर्स, आपने बोला सर ए के आर्स हैं 18,000 18,000 सही है। 18,800 घंटे मेरे पास किसके हैं? ए के। और ओवर टाइम में इसमें से कितने इस्तेमाल हो सकते हैं? आपने बोला सर ओवर टाइम की कॉस्ट थी हमारे पास इतनी, रेट क्या था? क्या आंसर आएगा? 14,400। तो 4,400 घंटे मेरे पास फारिग। इनको मैं किस रेट पर पे कर रहा हूंगा? 80% ऑफ 240 का। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे सेविंग कितने की होगी अगर ये ना होता, तो मैं कितने दे रहा होता? 240। ऐसा ही है ना? क्योंकि ये तो नॉर्मल है। कितने? कैसे निकाल? हम ये इस पे बात कर रहे हैं। हमारे पास कॉस्ट कितनी है? 240। लेकिन अगर मैं इन लेबर्स को घर बिठा दूं तो मुझे इनको 80% पे करना पड़ेगा, नहीं बिठाऊं तो 100%। तो अल्टीमेटली ए को बंद करने की वजह से मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी? कितनी बेनिफिट होगा? सॉरी 20%। तो 240 का क्या आंसर आएगा? 2,11,000। बेनिफिट है तो पॉजिटिव लिख देना, कॉस्ट है तो क्या आंसर आ रहा है? 2,11,000। और कोई बात है इसके अंदर एडिशनल? सर इसी में दिमाग घूम गया हमारा। कितना आंसर है टोटल? $31,000। ये पैसे मेरी जेब में आएंगे या जाएंगे? मेरी जेब में आएंगे या जाएंगे? बचेंगे या आएंगे? ये तो बताओ। बचेंगे। 4,531,200। 4,531 आखिर में सही है? पॉजिटिव नेगेटिव? सही है। तो मैं इसको कर दूं लेबर कॉस्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई सवाल? क्या हुआ? शक्लें क्यों लटकी हुई है हमारी? अजीब सा सवाल है क्या? बहुत ज्यादा। चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आ जाए। पॉजिटिव लिखवाया भाई आपने मुझे, आप लोगों ने बोला है सर पॉजिटिव। आप लोगों ने बोला। आपको तो पता है, मैं तो आखिर में बताता हूँ। आपको तो पता है। नेगेटिव का? मैं नेगेटिव लिख देता हूँ जी। आप क्या नेगेटिव? नेगेटिव? नेगेटिव लिख दें। मैं तो आप लोगों से पूछूंगा आखिर में भाई क्या किया करवाया ये। ठीक है? मेरे पास तो इरेज करने का ऑप्शन है। अब इतनी ये तो मुझे बचत हो रही है ना। इफ ए इज प्रोड्यूस्ड, तो अगर ए बनेगा तो मुझे अल्टीमेटली ये कॉस्ट बचेगी नहीं बचेगी? तो नेगेटिव आएगा। सही है? और दूसरा नेगेटिव पॉजिटिव आखिर में भी कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। आखिर में भी आप सोच सकते हैं यार इसको नेगेटिव लिखूं या पॉजिटिव लिखूं, कर सकते हैं ना ये वाला काम। क्या?
पहले वो काम करो जो अहम है, नंबर सोचना नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका इतना बड़ा मसला नहीं। आगे चलें, अहम काम वो नंबर आइडेंटिफाई करना है कि आपको इस डिसीजन की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, बस ये देख लेना आखिर में। चलो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में इसने कुछ कहा था मुझे, बिल्कुल कहा था सर 40% फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे पास क्या है, फिक्स्ड हैं। 40% फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे पास फिक्स्ड हैं, गुड। तो और बाकी के वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर मेरे पास 6 मिलियन किस चीज के हैं, जनरेटर के। ये जनरेटर चले ना चले, सॉरी जनरेटर चलेगा तो ए बने ना बने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉस्ट अपनी जगह बेयर कर रहा होगा। तो आप मुझे बताएं कि मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या करूं, ए को बंद करने की वजह से या ए को चलाने की वजह से मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या इंपैक्ट आएगा। क्या चीज, सवाल कह रहे तो है। देखिए नॉर्मली होता ही है कि डिपेंड तो उस पर करेगा ना कि आपका जनरेटर कितना ज़्यादा चल रहा है। जनरेटर जितना ज़्यादा चलेगा अल्टीमेटली फ्यूल उतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा, फ्यूल रखे रखे तो ख़त्म नहीं होता ना। क्या चीज़, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ बदल रही है ना, वेरिएबल है। क्यों, अगर मैं जनरेटर नहीं चलाता तो कॉस्ट, अब सोचें ज़रा, मैं जो बिल्डिंग है जहाँ पर बना रहा हूँ मैं प्रोडक्शन नहीं करता, मशीन नहीं चलाता, रेंट बचेगा, रेंट तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर मशीन नहीं चलाता तो मशीन चलाने की वजह से जो फ्यूल जला है वो बचेगा, इस वजह से वेरिएबल क्या है। ठीक है, ये वेरिएबल आप उस सेंस में ना कहें प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बनेगी तो यूनिट में यूज होगा, ये बात करें ओवरहेड्स की, वेरिएबल ओवरहेड्स। अब मुझे बताइए क्या करूं, 40% हटा देंगे मतलब, हटा देंगे से मतलब क्या है, उस कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं कितने, 36 मिलियन, और फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, 36 मिलियन टोटल है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो एक ही बात कर रहे हैं। 36 सबके थोड़ी बचेंगे 40%, ए के बचेंगे ना 40%। तो 7.2 मिलियन का एक वर्किंग खोल लूं नीचे, किस चीज की, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर मेरे पास क्या होगा सर, सबसे पहले तो आप बोले कि पहले आसान काम करें, पहले आसान काम, वेरिएबल बचेगा। अगर देखो फिक्स को छोड़ो, मुझे ये बताओ, फिक्स्ड आप कह रहे हो नहीं बचेगा, तो पहले मुझे वो बताओ जो बच जाएगा, बचेगा क्या, कितना, कितना बचेगा। दोनों तरीकों से करवा देता हूं आपको, वेरिएबल कॉस्ट सेव्ड, कितना, 72 का कितना हुआ, ये पैसे बचेंगे आएंगे, एक ही बात है वैसे तो, मतलब बचेंगे या कॉस्ट बनेगी, कॉस्ट बनेगी, बचेगी ना, ये तो वेरिएबल है। अगर बंद करते हो तो ये कॉस्ट बचेगी या जाएगी, बचेगी। क्लियर है यहाँ तक, 4.32 मिलियन मेरी बच जाएगी, मैंने कहा वेरी गुड। इसके अलावा अगले पे चलते हैं, लेकिन इस वेरिएबल में से कुछ ऐसी है जो, वो कितनी है, 6 मिलियन, सारी की सारी मैं भरूंगा। फिर क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ो, when the generator used it operates at full capacity irrespective of the level of production। तो मतलब क्या मतलब है, क्या मतलब है, अगर 6 मिलियन, मतलब मैं प्रोडक्शन एक ही करूं या ना करूं, सुनना जरा, प्रोडक्शन एक ही करूं या ना करूं, ये 6 मिलियन की कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा,
नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जब मैंने, मेरी बात समझना 2 मिनट के लिए, अभी मैंने क्या किया, मैंने कहा मेरी वेरिएबल कॉस्ट बच जाएगी 4.32 मिलियन से। तो इसने मुझे कहा बात सुनो, इसके अंदर तो वो फ्यूल की कॉस्ट भी शामिल है या नहीं, वो बचेगी। तो उसने कहा वो अलग कर दो इसमें से। मैंने कहा ठीक है, फ्यूल की कॉस्ट अलग कर देता हूं। फ्यूल की कॉस्ट कितनी है? 6 मिलियन। किसकी? किसकी? सबकी। और अगर ओवरहेड्स पड़े हुए बच्चे ये बात बता सकें कि किस चीज पर अपोर्शन कर सकता हूं फिलहाल, इसमें से ए का कितना हिस्सा है जो नहीं बचेगा? ये 6 मिलियन तो ओवरऑल है, ए का कितना हिस्सा है जो नहीं बचेगा, जो फिक्स्ड है, एक तरह से फिक्स्ड है यार ये कॉस्ट, कितनी है? किस बेसिस पर एलोकेट हो रही होगी, क्या लगता है? सवाल ने नहीं बताया। अगर ओवरहेड किस बेसिस पर हो रही होगी? मशीन आवर्स नहीं है। मेरे लिए मोस्ट रेलेवेंट क्या बनती है? यूनिट्स की। यूनिट्स की बेसिस पे कर दूं? हम तो डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, लेकिन ये चीज रेलेवेंट नहीं है। हम तो इस वक्त डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। बताओ। मैं हर पॉइंट पर सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। 1 पॉइंट 1.2 मिलियन आएंगे जाएंगे, मतलब वेरिएबल 4.32 बच रही है, ये 1.2 बचेगी नहीं बचेगी? तो अल्टीमेटली ये, तो मुझे नेट कितने का फायदा हो रहा होगा बंद करने की वजह से? 3 पॉइंट। क्लियर है? ये वहां जाकर नेगेटिव बन जाएगा कि अगर आप ए को बंद ना करो बल्कि चलाओ तो 3.12 का 3.12 का क्या हो रही होगी? अगर चलाते रहोगे तो ये कॉस्ट बन जाओगे, तो 3.12 मिलियन की आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। क्लियर है? इसको क्या नाम देना था हमने? फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब उस तरीके से बताऊं जो आप लोग कह रहे थे, दोनों तरीके। सर आपने बोला कि फिक्स्ड कितनी है? फिक्स कितनी है? 40% ऑफ। 88 मिलियन। और इसके अंदर और कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है? वो फ्यूल कॉस्ट, वो फ्यूल कॉस्ट जो ए को हर सूरत बेयर करनी पड़ेगी, कितनी है? तो ऊपर कैलकुलेट की हुई है, तो मैं यहां पर जस्ट ऐड कर दूं, दोबारा से कैलकुलेट नहीं कर रहा, यही फॉर्मूला यूज होगा। 4.08। ये कॉस्ट क्या होगी? बेयर करनी पड़ेगी, बचेगी? ये तो ऑलरेडी करनी पड़ेगी, मतलब ए को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट कितनी है? अगर मैं इसको माइनस कर दूं 7.2 में से, तो मुझे पता चल जाएगा ऐसी कितनी कॉस्ट है जिसको फर्क पड़ेगा। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम हुआ है, इसीलिए मैं इसमें लाइन डाल रहा हूं। क्या आंसर आएगा? 3.12। आई बात समझ? मुझे वो तरीका ज्यादा आसान लगा, इसलिए मैंने उसको यूज किया। आप दोनों यूज कर सकते हो। यानी ये ऐसी कॉस्ट है जिसको ए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आगे चलें। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेल्स एंड एक्सपेंसेस। हम लोग काम कर रहे थे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में उसने मुझे कहा कि सर आपके पास कितने परसेंट फिक्स्ड है? वर्किंग नंबर 3, सेल्स एंड
डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है? सर पहले आसान आसान काम, आपने मुझे कहा डिलीवरी की कितने हैं, 5 पर यूनिट, ऐसा ही था, और 80,000। और इसके अलावा आपने बोला कि कमीशन, कमीशन कितना था? 5% ऑफ कितना? 12 लाख। और अहम बात जो हमसे मिस हो सकती थी वो क्या थी कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 5 रुपीज पर यूनिट एंड कमीशन के अंदर 5% ऑफ सेल्स, 70% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड। मतलब इनके अलावा जो बचा है उसका 70%। तो मैं पहले देख लूं रिमेनिंग कितना है। रिमेनिंग वेरिएबल लिख दूं क्योंकि अल्टीमेटली बचेगा तो वेरिएबल। तो मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी थी? 24 नहीं 2.4 मिलियन। हाँ 1.6 डायरेक्ट कर देता हूँ यार। इन दोनों का सम 1.6 मिलियन मेरे पास बच जाएगी। क्या आंसर आ रहा है? इसका 70% क्या है? फिक्स्ड। और 30% क्या होगा? बचेगा या जाएगा? अगर प्रोडक्ट ए को क्या कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, निकालो इसका आंसर। 1800 लेकिन अगर मैं ए को बनाता रहूंगा तो ये कॉस्ट बचेगी या बेयर करनी पड़ेगी? बेयर करनी पड़ेगी। सेल्स क्या? हाँ अल्टीमेटली काम तो ये होगा क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी है जो आप किसी भी सूरत बचा नहीं सकते। क्या आंसर था इसका? 1.84 नेगेटिव। मतलब अगर आप ए बनाओगे तो ये कॉस्ट नहीं बचेगी। अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैंने इनका वर्किंग रेफरेंस नहीं दिए, वो आपने लाजमी देना है। 1 2 3 4 तो 1 2 3 एंड क्लियर है यहाँ तक? अगले पॉइंट पे मूव करें। एडमिन एक्सपेंसेस। यार बस खत्म करो इस सवाल को जल्दी से, इतना तो हो जाएगा हमसे। क्या दे दिया? मुझे लग रहा है कि ये ना इसने सवाल बनाने के बाद सोचा अबे यार ये क्या बन गया, पेपर भी हो गया सब कुछ हो गया, फिर उसने सोचा अबे फेसबुक पे देखा होगा उसने लोगों के कमेंट्स, अबे यार ये क्या बना दिया मैंने, फिर उसने कहा छोड़ो यार सबको दे दो नंबर। देखिए आई कैप वाला भी इंसान है, गलती हो सकती है, जिंदगी मौत का सवाल। इस पे 2 घंटे लगाने भी नहीं है आपने। कितनी देर में चल रहा है? अभी तक हमें 1 घंटा हो गया इसको करते हुए। एडमिन एक्सपेंसेस, चलें एडमिन पे मूव करें। एडमिन एक्सपेंसेस में क्या करोगे? कितने एडमिन? 1.2 मिलियन। सही है। एडमिन के लिए उसने कोई बात बताई थी मुझे? बिल्कुल सर, एडमिन के लिए उसने बोला था वही 10%, वो तो हम निकाल चुके थे ऑलरेडी बातों बातों में। कितना था? बातों बातों में निकाल लिया था दोस्त। उसने मुझे कहा कि अगर 10% सेल्स कम होती हैं तो 2% क्या कम होगा? एडमिन एक्सपेंस कम होंगे। तो अच्छा इसने ये नहीं बोला सिर्फ एक ही कम होंगे, इसने क्या बोला? एडमिन एक्सपेंस कम होंगे। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर जनरली फिक्स्ड, मतलब जितने भी एडमिन है टोटल फिक्स्ड हैं। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ए पर काम नहीं करना, मुझे टोटल पर काम करना है क्योंकि सारे ही फिक्स्ड हैं। और 2% ऑफ कॉस्ट में कमी आ सकती है अगर 10% टोटल सेल्स वॉल्यूम में कमी है। मेरे सेल्स वॉल्यूम में कितनी कमी आ रही है मैं ये देख लेता हूं। रिडक्शन इन सेल्स कैसे निकालोगे? 80 को डिवाइड कर दूंगा 400 से, कितना परसेंट? 20%।
तो एडमिन में रिडक्शन कितनी आएगी? एडमिन में अगर मैं रिडक्शन पूछूं आपसे तो कैसे निकालूंगा मैं? सर मेरे पास एडमिन की कॉस्ट कितनी है, पहले मुझे ये बताओ। एडमिन की कॉस्ट है 6 मिलियन। इस 6 मिलियन में कितनी कमी आएगी? 2% से कमी आएगी। हर कितने परसेंट के लिए? 10% के लिए। आपके पास कितने परसेंट से कमी आ रही है? ये ब्रैकेट में वर्किंग की है मैंने। लॉजिकली आप जानते हैं कि अगर 10% से 2% बच रहा है तो 20% में कितना बचेगा? आंसर सेम आएगा दोनों तरीकों से। मैंने आपको ब्रैकेट में वर्किंग करके दिखाई है प्रॉपर हर एक चीज की। 2,40,000 क्या होंगे? बचेंगे या आएंगे जाएंगे? क्या होएंगे? क्या होएंगे? बचेंगे अगर ए डिसकंटिन्यू कर देता। लेकिन क्योंकि मैं ए बनाने के ऊपर बात कर रहा हूं तो इस सिचुएशन में $2,40,000 मेरे ख्याल से हमें ए को डिसकंटिन्यू करने वाली सिचुएशन लेनी चाहिए थी ताकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती, तो हम मैच कर लेते बातों को। खैर आंसर अभी भी सेम ही आएगा, लेकिन कहीं देखने वाले को बाद में ऐसा ना लगे कि हमने वहां पे पॉजिटिव रखी वैल्यू, यहाँ नेगेटिव कर रहे हैं। तो फिर एक बच्चा उठेगा नींद से और सवाल करेगा, सर ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसको समझना चाहिए? हाँ यार, आप उसे सॉल्व करके उसे हैरान कर दो ना। क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ मुश्किल है। फाइनेंशियल चार्जेस पे आ जाएं। फाइनेंशियल चार्जेस, इस पर कितने हैं? वर्किंग वर्किंग 6। आ जाओ भाई, फाइनेंशियल चार्जेस निकाल लेते हैं। अब ये तो मुझे निकाल के दे सकते हैं आप, माशाल्लाह से पढ़े लिखे बच्चे हैं। फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंशियल चार्जेस कितने परसेंट है? पहले कुछ चीज़ें लिख लो। 24%। और लीज पर मुझे कैलकुलेट करना नहीं है, ये बातें याद है? मुझे लीज पर कैलकुलेट नहीं करना, मुझे सिर्फ वर्किंग कैपिटल वगैरह पर कैलकुलेट करना है। चलो भाई निकालो, सारा डेटा आपके सामने। कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कॉन्सेप्ट अप्रोच क्या रखोगे? अप्रोच बता दो मुझे सिर्फ, भले नंबर्स ना बताओ। अप्रोच इतनी देर में भी नहीं बताना यार, अप्रोच मतलब पुरानी हो जाएगी बात। क्या हुआ? अप्रोच क्या होगी भाई? वर्किंग कैपिटल। मैं लीज एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ वर्किंग कैपिटल। लीज एसेट पे तो कोई फर्क ही नहीं है। वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा मुझे बताओ? वर्किंग कैपिटल में क्या क्या बातें आती हैं? वर्किंग कैपिटल में क्या क्या बातें आती हैं? क्या हुआ? अरे सबसे पूछ लो, एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल भी नहीं आता क्या? भूल गए हम लोग। मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? मेरे रोजमर्रा के खर्चे, जैसे कि डेटर्स, पे बिल्स, और कुछ बचा? डेटर्स और पे बिल्स आ रहे होते हैं ना, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, यही होता है मेरा वर्किंग कैपिटल। रेशियोज भूल गए? रेशियोज क्यों नहीं पढ़ा?
आपने तो पढ़ा है ना, आपको मेरे पास लेक्चर है रेशोज का रिकॉर्डेड, मैं शेयर करूंगा, देख के आओगे तुम सब लोग। क्यों, क्या मतलब, तुम लोगों को रेशोज नहीं आते पेपर्स के बाद? अबे तो पेपर कैसे दोगे, तुम लोगों को वर्किंग कैपिटल के नहीं पता? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज होते हैं मेरे पास वर्किंग कैपिटल, करंट रेशियो जिसे कहते हैं करंट एसेट। हाँ सही बात है, बाकी के पॉइंट में भी तुम्हारी गलती नहीं थी। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता दूं। वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। मेरे पास करंट एसेट्स कितने अवेलेबल है, मतलब कैश हो गया या कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, जिसे मैं कहूंगा हाईली लिक्विड एसेट। क्या कहूंगा? हाईली लिक्विड एसेट्स कितने अवेलेबल है? फॉर सपोज 200 रुपए के। और मेरे पास करंट लाइबिलिटीज कौन सी है, मतलब ऐसी लाइबिलिटीज जो मुझे विद इन 1 ईयर सेटल करनी है, वो है 100 रुपए की। तो मैं कहूंगा कि 200 में से करंट लाइबिलिटीज सेटल कर दूंगा तो बचेंगे कितने? तो ये मेरे लिए क्या है, मेरा वर्किंग कैपिटल। मेरे पास इतना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, इतने पैसों पे मैं मजीद खेल सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक बात? चलो अब मुझे समझाओ कि यहां पर हमारे पास कितने पैसे हैं जो फंसे हुए हैं एक ही वजह से। सोचना मेरी अप्रोच, कितने पैसे फंसे हुए हैं एक ही वजह से? 80% ऑफ क्रेडिट सेल्स। और नॉर्मल क्रेडिट पीरियड कितना है आपका? 30 दिन होगा। तो हमारे पास कितने रुपए फंसे हुए? अगर मुझे आउटस्टैंडिंग फंसे हुए पैसे पता चल जाएंगे, उस पर 24% लगा दूंगा तो आंसर मिल जाएगा। मेरे 200 रुपए फंसे हुए हैं, तो मतलब मुझे 200 रुपए कहां से लाने पड़ेंगे? उधार लेना पड़ेगा, रनिंग फाइनेंस से उधार लेना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो, दोबारा बताता हूं। 200 रुपए मेरा एक कस्टमर फंसा के बैठा हुआ है, मतलब मेरे पैसे रोक के बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली वो 200 रुपए मेरे पास होते हैं तो मैं 200 रुपए का लोन लेता? नहीं लेता। तो 200 रुपए का लोन लेना पड़ेगा इस कस्टमर की वजह से। अगर मैं एक का काम ही खत्म कर दूं तो क्या 200 रुपए का लोन लेना पड़ेगा? 200 रुपए की कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही यहां पर कितने पैसे फंसे हुए मुझे ये बता। 80% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट। टोटल सेल कितनी है, इसमें से 80% कितना बनता है? 19.2 मिलियन की सेल मैं करता हूं पूरे साल में, किसके ऊपर? क्रेडिट के ऊपर। लेकिन मेरे पैसे फंसते कितने टाइम के लिए? 30 डेज के लिए। तो क्या मैं इसको 1/12 कर दूं या 30/360 कर दूं? दोनों सूरतों में मैं साल से इसको मंथ पे ला रहा हूं कि एक महीने का पोर्शन अमाउंट निकाल लूं। और ये मैं क्यों निकाल रहा हूं? IS 23 याद है किसी को? थोड़ा बहुत बोरोइंग कॉस्ट हमने पढ़ा था। बोरोइंग कॉस्ट पढ़ते हुए जब आप लोग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी निकाल रहे होते हो तो आप हर कॉस्ट को टाइम अपोर्शन कर रहे होते हो। आप उसके इंटरेस्ट को नहीं करते, आप कॉस्ट को ही कर लेते हो और आखिर में डायरेक्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। दूसरा तरीका, आप क्या करो, कॉस्ट निकालो, उसको पहले इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करो, फिर टाइम अपोर्शन करो। बात तो एक ही है ना। यहाँ भी मैं यही काम कर रहा हूँ कि आप पहले ये जो कितना निकाला 19 मिलियन, 19.2 मिलियन, ये पूरे साल आपके पैसे फंसेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो 24% इंटरेस्ट से, करो। इतने मिलियन का सूद देना पड़ेगा पूरे साल अगर पैसे फंसे। लेकिन पैसे फंसेंगे कितने टाइम के लिए? बस मैंने कहा डेटर्स, डेटर्स की वजह से कितने पैसे? 24 मिलियन। 24 मिलियन का 80% कितना बना? 1.92। क्या बात है, 19 पॉइंट। इतने पैसे मेरे फंसेंगे, ठीक है। कितना सूद देना पड़ेगा? 24%। कितने टाइम का? 1/12 भी कर सकते हो, 30/360 दोनों सेम है। अगर आप 30 डेज का क्रेडिट पीरियड पढ़ो और बोलो नहीं सर 30/360 करें, आंसर सेम आएगा। 384
डेटर्स की वजह से इतने का सूद बचेगा। अगर ए को बंद करते हो तो ये सूद देना पड़ेगा, बचेगा? अभी ये देना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पैसे कितने दिन के लिए फंस रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? एक स्टेप आगे बढ़ाऊं, फाइनेंशियल में सिर्फ यहां नहीं फंस रहे पैसे, एक और जगह भी फंस रहे हैं हमारे पैसे। जरा सोचो, ये जो मैंने 12 मिलियन का मटेरियल खरीदा हुआ है, बफर स्टॉक का जिक्र नहीं किया इसने यहां पर, किया है या नहीं किया? कहाँ किया है? सबसे आखिरी पॉइंट के अंदर। शुक्र है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मुझे बताना नहीं पड़ा, शुक्र है। हमारे पास आखिर में एक पॉइंट दिया हुआ है, बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया। मैं चाह रहा था ना करेंगे ताकि मैं यहाँ भी जलील कर सकूँ इनको, कोई बात नहीं, कर लिया इन्होंने। हमारी पॉलिसी है कि हम 60 दिन की इन्वेंट्री मेंटेन करके रखते हैं। तो 12 मिलियन मेरे पूरे साल की कॉस्ट है, तो मेरे पास इन्वेंट्री कितने टाइम की पड़ी हुई होगी? 2 महीने की, 60 डेज की। तो 12 मिलियन पूरे साल का है, 2 महीने का कितना होगा? रॉ मटेरियल में मेरे कुछ पैसे फंसे हुए हैं और वो हैं 12 मिलियन, पूरे नहीं बल्कि 2/12, क्योंकि मैं अपने पास 2 महीने का स्टॉक मेंटेन करता हूं। क्या आंसर आएगा? और 2 मिलियन मेरे पास पैसे फंसे हुए हैं, इस पर सूद कितना दे रहा हूँ मैं? ये पैसे लाओगे कहां से? ये जो 2 मिलियन का रॉ मटेरियल खरीद कर बफर स्टॉक में रखोगे, ये पैसे लाओगे कहां से? के फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑब्टेन फॉर फाइनेंसिंग द, और वर्किंग कैपिटल में सारी करंट और नॉन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज आ जाते हैं। तो करंट लाइबिलिटीज में ये ट्रेड पेबल नहीं आ रहा होगा, तो अल्टीमेटली पैसे कहां से लाओगे? 2 मिलियन जो फंसाए हुए हैं, कहां से लाओगे? अगर ए को डिसकंटिन्यू कर दो तो ये 2 मिलियन की इन्वेंट्री रखोगे बफर स्टॉक में, तो जब ये 2 मिलियन की इन्वेंट्री नहीं होगी, क्या इस पर सूद जाएगा? क्या आंसर है? 400, 4 लाख। और एक और बात इसने बोली है, आप बफर स्टॉक सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री का नहीं रखते, रॉ मटेरियल का भी रखते हो, और साथ में मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं बल्कि फिनिश गुड्स का भी आप अपने पास बफर स्टॉक रख रहे होते हैं। फिनिश गुड्स कितनी है? कितनी होगी? कितने रुपए की होगी? भाई देखो, मेरे पास जो मैं टोटल सेल कितनी कर रहा हूं पूरे साल में, इतने की बेच रहा हूं, इसमें से 2 महीने की मैं अपने पास बफर करके रखूंगा। ऐसा ही है, निकालो कितनी। फिनिश गुड्स में आपने मुझे बताया 24 मिलियन का 2 महीने फंसा के रखता हूं, और इस पर कितने परसेंट सूद दूंगा? क्या आंसर आएगा? 9 लाख। क्या आंसर आ रहा होगा टोटल? 1800। ये पैसे जाएंगे या जाने से बच जाएंगे अगर ए को बंद करता हूं, और अगर ए को चलाता हूं तो मैंने यहां पर सारी जो रेलेवेंट कॉस्ट है उनको रख लिया। और कोई कॉस्ट है? कुछ बचा है? निकालो। 24 मिलियन जेब में आ रहे हैं और ये सारे पैसे जेब से जा रहे हैं। अब अगर आंसर पॉजिटिव आया तो मतलब ए को प्रोड्यूस करते रहो, अगर आंसर नेगेटिव आया तो ए को बंद कर देना, वरना इस सवाल को ही बंद कर देना।
पॉजिटिव नेगेटिव 400 ग्रीन से लिखे ना विक्ट्री वाला सिंबल 448,000 44,000 इतनी मेहनत से किया है, गलती भी नहीं होनी चाहिए। आखिर में आप इतनी मेहनत की एक जुमला जरूर लिखिएगा, सिंस द क्या बोलेंगे इनफ्लोस exceeds the outflows, therefore we should, ए को बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? हाँ, कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ ए। इस इतनी सी वर्किंग के शायद आपको नंबर मिलेंगे मुश्किल से 5 नंबर, मतलब ये जो आप ऊपर प्रेजेंट करें ना चीज, इसके 5 नंबर है, बाकी के 10 नंबर आपके पास सिर्फ वर्किंग्स के हैं, 10 से 12 नंबर वर्किंग्स के। इन सब चीजों को प्रेजेंट करने के फेस पर 3-4 नंबर होंगे। आई बात समझ? कम से कम 25-30 मार्क का सवाल होना चाहिए था, सही बात है। तो एक अच्छा सवाल, मुश्किल सवाल बोलूंगा मैं, अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन देखें एक बात समझे मेरी, हम लोग आई कैप के एग्जामिनर को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। आई कैप का एग्जाम छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि खुद को बेहतरीन बना सकते हैं। मैं क्यों डिसीजन मेकिंग पे इतना टाइम लगा रहा हूँ? मैं आज सोच के ही नहीं आता कि मुझे नया टॉपिक पढ़ाना है, मुझे आज डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस करवानी थी। आप लोगों ने कहा सवाल में मसला, हमने ये करवा लिया। डिसीजन मेकिंग बेहतरीन होना चाहिए, बाकी सारे टॉपिक्स आपके बेस्ट हो जाएंगे मुझे पता है, और वो हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ डिसीजन मेकिंग भी क्यों नहीं हो रहे भाई? क्यों नहीं कर रहे? तो क्या कर रहे थे पूरे